तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड पे आपने अम्लों की सामर्थ्यता को पढ़ रखा है। अभी क्या करेंगे कि आज पढ़ेंगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में किस कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीय क्षमता अधिक बताई जाए और कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीय क्षमता को कम बताया जाए। अगर आपने पिछली क्लास पढ़ रखी है तो आपको आसानी से ये पता है कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह क्या होता है और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह क्या होता है। तो अभी क्या करेंगे, आज उस पर बात नहीं करेंगे। चलते हैं पहले फॉर्मूले पर, या पहले नंबर पर जो ये 3 फॉर्मूले लिखने हैं, इन पर आपको पता करना है कौन सा पदार्थ अधिक अम्लीय और कौन सा पदार्थ कम अम्लीय है। तो बेटा ध्यान देंगे, देखो पहले पदार्थ का नाम ही है बेंजोइक एसिड और दूसरे वाले पदार्थ पे की पैरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप को लगाया गया है, पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड। और इस बार क्या किया गया कि पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप को लगाया गया, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ ना, नाम पर आपसे मतलब ही नहीं रखना है। आपको ये सूत्र मिलेंगे उल्टे सीधे क्रमों में मिलेंगे, पता नहीं कौन सा सूत्र किस जगह पर दिखाओ। पहले नंबर पर एक होगा, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, और आपको ये बताना होगा, कहेगा अम्लीय क्षमता के या तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए कहेगा या तो अम्लीय क्षमता के घटते क्रम में लिखने को कहेगा। तो पता करते हैं अम्लीय क्षमता का बढ़ता है घटता क्रम क्या होगा। देखो सबसे पहले इन 2 ग्रुप की बात करते हैं, इसको तीसरे वाले को छोड़ेंगे। अभी इन 2 ग्रुप की बात करेंगे तो देखो सी डब्ल्यू जो पार्ट सबके पास है उससे तो मतलब ही नहीं रखना है। ये जो पार्ट चेंज हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, इस पार्ट पर बात करेंगे। क्या कहते हो, CH3 और OH, अगर ये दोनों ग्रुप में देखूं, ये दोनों ग्रुप हैं इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, अर्थात इलेक्ट्रॉन को अपने से कहां भगाते हैं, दूर। CH3 कहीं देखने से मिलेगा, ये है, देखो लिखा है प्रतिकर्षी समूह। दूसरा कौन सा था, OH इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। लेकिन क्या आपको मालूम है इनमें से इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भगाने, प्रतिकर्षित करने की क्षमता किसके पास ज्यादा है, OH के पास। मतलब OH अपने इलेक्ट्रॉनों को इस बॉन्ड के थ्रू COOH पर पहुंचाएगा। ये भी प्रतिकर्षी समूह है तो ये भी अपने इन बॉन्ड्स के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉनों को O पर पहुंचाएगा। लेकिन क्योंकि मैं देख पा रहा हूं इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर ले जाने की क्षमता OH ग्रुप के पास ज्यादा है और CH3 ग्रुप के पास कैसी है, कम है। तो इसको समझाने के लिए मैंने CH3 ग्रुप पर कम क्षमता को केवल एक तीर का निशान बनाया, देखो, और इस पर मैंने उसी लाइन पर 2 तीर के निशान बना रखे हैं। तो मैं ये जान गया कि इस पर इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने की क्षमता ज्यादा है। अब बेटा बात करेंगे इस पर, क्या बेंजीन के इस किनारे पर आप अपने मन से एक H नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि बेंजीन के हर एक किनारे पर एक C होता है और एक H। अब जरा देखो H भी तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षी समूह है, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, H एक ऐसा प्रतिकर्षी समूह है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने की क्षमता तो सबसे कम है। तो एक काम कर लेते हैं, एक तीर के निशान इसमें लगा लेते हैं, उससे ज्यादा प्रतिकर्षण की क्षमता इसमें थी तो 2 तीर का निशान इसके कर देते हैं और इसमें कितने कर देते हैं, 3। ये ज्यादा बेटर रहेगा। अब अम्लीय क्षमता का निर्धारण करना है। ये पदार्थ अपने इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा से ज्यादा प्रतिकर्षित करके ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों के घनत्व को ज्यादा से ज्यादा क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और जब ऑक्सीजन पर परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगा तो अम्लीय प्रकृति बहुत ही कम हो जाएगी। इस पर मैं बात करूंगा, इसने भी इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करके पहुंचाया है, लेकिन इस वाले से कम इसने प्रतिकर्षित किया है। तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ेगा लेकिन कम बढ़ पाएगा। तो इन दोनों की अपेक्षा ये ज्यादा अम्लीय होगा। अब कंपेयर इन दोनों का होगा। अगर इसमें देखा जाए तो ये 2 देखो तीर के निशान बने हैं, इसका मतलब ये ज्यादा प्रतिकर्षण लगा रहा है, ये कम प्रतिकर्षण लगा रहा है। कम प्रतिकर्षण लगाएगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन कम पहुंचेंगे, और कम पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व भी कैसा रहेगा, कम। और इलेक्ट्रॉन का घनत्व जब कम होता है अम्लीय क्षमता कैसी रहती है, ज्यादा। अगर वो कल वाली बात भूल गए हो तो यहां लिख भी दें, इलेक्ट्रॉन का घनत्व अगर अधिक होता है तो अम्लीय क्षमता या अम्लीय प्रवृत्ति, हालांकि आपके पास लिखी होगी, आप बार बार मत लिखिएगा, अम्लीय प्रवृत्ति
कम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होगा, अम्लीय प्रवृत्ति उतनी ही ज्यादा होगी। तो घनत्व इलेक्ट्रॉन का कम, अम्लीय प्रवृत्ति ज्यादा। और कहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम? ऑक्सीजन पर। कौन से ऑक्सीजन पर? COOH के ऑक्सीजन पर घनत्व इलेक्ट्रॉनों का चेक करेंगे। क्या ये वाला नियम समझ पा रहे हो? अगर ये वाला नियम समझ पा रहे हो तो देखो एक नियम और याद रखो। अच्छा, इस नियम को समझें इसके पहले नोट में एक बात देखो, लिखते हैं, उसको समझना। क्या कहता है? किसी भी ग्रुप का प्रभाव, किसी भी ग्रुप का प्रभाव मेटा, ऐसा लिखते हैं, मेटा से अधिक पैरा पर पड़ता है। अब इस बात का अर्थ क्या है? अब देखो, इस बात का अर्थ बस इतना है कि देखो समझो क्या कह रहा है। पहले कहता है किसी भी ग्रुप का जो प्रभाव है वो मेटा पर कम पड़ता है और पैरा पर कैसा पड़ता है? अधिक। अच्छा, पैरा और मेटा का मतलब क्या है? पैरा और मेटा का मतलब यह है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह आपने पैरा पोजीशन पे लगाया और मेटा पोजीशन पे लगाया, तो पैरा पोजीशन का इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींचेगा, और जब आप किसी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह को ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लगाओगे, सॉरी मेटा और पैरा पोजीशन पर लगाओगे, तो पैरा पोजीशन वाला जो ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण भी ज्यादा करेगा। मतलब पैरा पोजीशन पे लगा ग्रुप मेटा पोजीशन पे लगे ग्रुप की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन खींचता भी ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन त्यागता भी ज्यादा है। अब यह डिपेंड करेगा इस बात पर कि आपने ग्रुप कौन सा लगाया है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी की इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी। हमेशा इस बात को ध्यान रखो, मेटा पोजीशन पर प्रभाव ज्यादा नहीं देता है, जबकि पैरा पोजीशन पर ग्रुप की क्षमता क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। अब ग्रुप की क्षमता कैसे हो जाती है तो उसके लिए यहां देखो लिखा हुआ है। ऐसे सूत्रों को समझने के लिए भैया नीचे लिख लिया करो अपने मन से, किताब में ना दे तो अपने मन से लिख लो। 2 मिनट के लिए समझने के लिए इसको लिख लो, इसके बाद हटा देंगे हम अपना। और इस जगह तो लिखने का जरूरत भी नहीं है। देखो इस जगह जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी? क्योंकि इसका कोई अर्थ भी नहीं, क्योंकि ग्रुप इस बार CH3 लगे हैं पहले से। बहुत ध्यान दो जरा, इसको तुम समझो। इसको पहले इन 2 सूत्र पर डील करेंगे। बेटा ये भी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है और ये भी इलेक्ट्रॉन का कैसा समूह है? प्रतिकर्षी। लेकिन जानते हो ये इन दोनों जगहों पर प्रतिकर्षण अगर कर रहा होगा इलेक्ट्रॉनों का, तो हमें यह निकालना होगा कि प्रतिकर्षण ज्यादा कहां पर कर रहा है। तो आपने नियम लिखा है कि मेटा पोजीशन से पैरा पोजीशन अधिक प्रभावी होता है या अधिक प्रभाव पड़ता है। प्रभाव मेटा से अधिक पैरा पर पड़ता है। मतलब मेटा, अच्छा मेटा पैरा जानते हो ना पोजीशन क्या होती है? ये टॉप पर पोजीशन, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, इधर ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा। आर्थो मेटा पैरा, और उधर चलेंगे तो ऑर्थो मेटा पैरा। यहां पर मिथाइल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे लगा है? मेटा। और यहां पर कौन सी पोजीशन? पैरा। तो तुमने कहां पर क्षमता ज्यादा बताई थी? पैरा। मतलब पैरा पोजीशन वाला मिथाइल ग्रुप ज्यादा क्षमता से इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर भगाएगा, इसलिए मैंने 2 तीर के निशान लगा दिए। मेटा पोजीशन पर लगा हुआ मिथिल ग्रुप, मैं ये नहीं कहता कि इलेक्ट्रॉनों को पहुंचाएगा नहीं, भगाएगा नहीं, लेकिन कम भगाएगा, इसलिए तीर का निशान कितनी बार लगाया गया है? 1 बार। अच्छा, इसमें कोई ऐसी समस्या थी ही नहीं कि कोई भी ग्रुप जाके इलेक्ट्रॉनों को वहां पहुंचाया मेथिल ग्रुप हो, तो इसको अभी छोड़ेंगे। अच्छा, क्या कहते हो? ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा अपने से दूर भेज रहा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉनों का घनत्व भी ऑक्सीजन पर कैसा करेगा? ज्यादा बढ़ाएगा, और ज्यादा बढ़ाएगा तो अम्लीय क्षमता क्या हो जाएगी? कम। अब इन 2 पर बात करेंगे। अच्छा, इसमें तो ये ग्रुप इलेक्ट्रॉनों को भेज भी रहा ऑक्सीजन के पास, तो घनत्व तो बढ़ भी रहा है। इसमें क्या कोई ग्रुप ऐसा जो इलेक्ट्रॉनों को वहां भेज रहा है ही नहीं, तो इस पर तो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ेगा ही नहीं बिल्कुल।
और जब इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा तो इसकी अम्लीय क्षमता कैसी रहेगी? ज्यादा। तीर का निशान समझ पाए, सॉरी ये ग्रेटर देन का निशान समझ पाए ना कैसे लगाना है? ना समझ पाना अभी बता देना। दोनों ही प्रकार के समूहों की क्षमता, आप कहता है दोनों प्रकार के कौन समूहों की क्षमता? आकर्षी और प्रतिकर्षी। पैरा पोजीशन पर ज्यादा होती है और मेटा की पोजीशन पर कम होती है। नेक्स्ट नंबर पे आएंगे, इस पे भी तकरीबन वैसा ही काम किया गया है। सूत्र ही मैंने ऐसे कुछ रखे हैं जिससे आपको तकरीबन सारे नियम जो है वो क्लियर हो जाने वाले हैं। NO2 ग्रुप, सबसे पहले देखने वाली बात है कि NO2 ग्रुप है कैसा? इलेक्ट्रॉन आकर्षी। आप इस सूत्र को छोड़ेंगे, इन पर पहले बात करेंगे। जिन पर कोई नहीं लटका वो बेचारा बाद में बात होगी उससे। क्या कहते हैं? NO2 ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाला ग्रुप है कि खींचने वाला ग्रुप है? खींचने, अपनी ओर। लेकिन अब तुम ही लोगों से जानकारी इकट्ठा करनी है बेटा। जैसे नाइट्रो यहां पर पैरा पोजीशन पे लगा है, यहां मेटा पोजीशन पे लगा है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता कहां पर ज्यादा दिखाएगा? पैरा पर कि मेटा पर? पैरा पर ज्यादा खींच पाएगा। तो क्या तीर के निशान दो बना दिए जाएं? और यार एक बात बता, इतनी बात तो जान ही गए हो, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच रहा है ना, तो इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो बहुत ही कम हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि ये खींच नहीं रहा, लेकिन ये कम खींच पा रहा है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो फिर भी कैसा रहेगा? ज्यादा रहेगा। इस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लिए गए, देखो दो दो तीर के निशान बना दिए गए कि खींच लिए। यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपने नीचे की ओर खींच लिया, तो यहां पे इलेक्ट्रॉनों का घनत्व हो गया बहुत ही कम, और बहुत ही कम हो गया तो अम्लीय क्षमता बहुत ही ज्यादा। अच्छा, अब इन दो पर कंपेयर करेंगे। अच्छा, क्या कोई ग्रुप इसमें है जो इलेक्ट्रॉनों को नीचे की ओर खींच रहा हो? इसमें तो कम से कम इलेक्ट्रॉनों को नीचे की ओर खींचा भी जा रहा है। इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर खींचे जा रहे हैं, इसका मतलब घनत्व तो कम होगा। मैं कहता हूं थोड़ा ही कम होगा, लेकिन कम होगा घनत्व। और जब घनत्व तो थोड़ा सा ही कम होगा तो अम्लीय प्रवृत्ति थोड़ी सी क्या हो जाएगी? ज्यादा। इस पे तो कोई ग्रुप ही ऐसा नहीं जो उसको भैया ऊपर या नीचे की ओर खींचे। हालांकि इसको भी अगर समझाना होगा तो मैं एक और विधि से समझा सकता हूं, लेकिन क्या है उसकी जरूरत नहीं है अभी। बाकी मैं बताता क्या, मैं कहता बेटा ये हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन ग्रुप को ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचता नहीं है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? दे देता है। तो जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा तो इस पर घनत्व तो बढ़ जाएगा, और घनत्व तो बढ़ जाएगा, अम्लीय क्षमता कम हो जाएगी। हाइड्रोजन एक ऐसा ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन लेता नहीं बल्कि क्या कर देता है? देता है। सिंघम है लगता है, ये सिंघम जो है वो देता नहीं था, लेता नहीं था, ऐसा कुछ था भैया। तो सिंघम के खानदान से है, और ये पूरा का पूरा सिंघम का खानदान है। हाँ भैया, ये सारे के सारे जो हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते नहीं जल्दी से। आगे चलो यार वहां। अच्छा, इस बार तो हमें आर्थो और पैरा वाली बात या मेटा और पैरा वाली बात पढ़नी नहीं है। जानते हो क्यों नहीं पढ़नी है? रीजन है, इनमें से कोई भी ग्रुप की पोजीशन चेंज ही नहीं की गई है। जो ग्रुप जहां लगा है वहीं लगा है। तो हम ये जानते हैं कि ग्रुप अगर एक ही जगह लगा है तो हमें इस वाली लाइन का कोई भी इफेक्ट समझना ही नहीं है। अच्छा यार ये बताओ, इसके नीचे सिंघम को लगा दें? अरे सॉरी, किसको लगा दें भैया? हर एक किनारे पर बेंजीन के एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। आप कार्बन को और हाइड्रोजन को दिखाना नहीं चाहते, लेकिन जब जब जरूरत पड़ेगी हाइड्रोजन को भैया वहां दिखाया जाएगा। अच्छा, ये भी था कि हाइड्रोजन मैं नहीं दिखाता तो भी मैं बता देता अम्लीय क्षमता कैसी है। और थोड़ा सा ये भी सोचने वाली बात है कि ये जो तीर के निशान बनाए गए हैं, नहीं बनाए गए हैं, वैसे अगर आपको ना समझ में आती तो बना के ही आ जाना, और जहां तक हो सके इनको अपने दिमाग में रखना। केवल अभी आज जब नोट कर रहे हो, नोट्स बना रहे हैं आप, ये सब तीर के निशान बना लेना, लेकिन जब एग्जाम में आप आंसर को दे रहे हो तो इनसे बच के रहना। मैं ये नहीं कहता कि इनको बना करके आ जाओगे नंबर नहीं मिलेगा, पूरा नंबर मिलेगा फिर भी, लेकिन तब इतनी क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर कि आप बिना इन तीर के निशान को बनाए समझ जाएं कि अम्लीय क्षमता किसकी ज्यादा है और अम्लीय क्षमता किसकी कम है। जैसे मेरे समझने का नंबर है तो मैं तो तीर बनाऊं ना, मैं तो ऐसे बता दूं किसकी अम्लीय क्षमता ज्यादा है, किसकी अम्लीय क्षमता कम है। देखो ऐसे ही बताने की कोशिश करते हैं, फिर मैं बना दूंगा बाद में तीर का निशान। NO2, Cl और H में पहले दो का कंपेयर करो, तीनों का एक साथ मत करो कभी भी, दो को कंपेयर करो। NO2 और Cl कैसे ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन के आकर्षी है कि प्रतिकर्षी है? आकर्षी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा। क्षमता इनमें से इलेक्ट्रॉन के खींचने की किसकी ज्यादा है? NO2। तो इलेक्ट्रॉन NO2 ज्यादा खींचेगा।
तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो सबसे कम, अम्लीय प्रकृति सबसे ज्यादा, लो यहीं से पता चल गया। तो आप वो नहीं बनाओगे तो भी ऐसा आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं कि आएगा नहीं। Cl में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह और ये भैया इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। ये इलेक्ट्रॉन को खींचकर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम करेगा और ये अपने इलेक्ट्रॉनों को देकर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो ये बढ़ाएगा, इसलिए इसकी क्षमता और भी कम। कौन सी क्षमता कम? अम्लीय क्षमता कम। अरे यार ये क्या नोट लिखा है क्या? हाँ, नोट में एक जानकारी और लिखनी पड़ेगी। क्या जानकारी लिखनी पड़ेगी उसको ध्यान देते हैं। यार मैं क्या सोचता हूं, नोट में जो कुछ भी लिखना है मैं यहां से लिखना स्टार्ट करूंगा, थोड़ी जगह मिलेगी मुझे। एक काम कर लेते हैं, ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीय क्षमता को सबसे अधिक बढ़ाते हैं। बेटा देखो ये नंबर मैंने जो लिख रखा है इसको कई बार एकदम पढ़ेंगे जब तक भैया ये ढंग से तैयार ना हो जाएगा। मैं तो क्या समझता हूँ रटना नहीं, इसको ऐसा नहीं तैयार करना है और ना ही ये नियम कभी तुमसे पूछा जाएगा। ये नियम तुमको केवल अपने पास याद करके रख लेना है। क्या कहता है? ऑर्थो पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन का मतलब जानते हो? टॉप पोजीशन के जस्ट बगल वाले, ये और ये दोनों ऑर्थो पोजीशन है। कहता ऑर्थो पोजीशन पे चाहे इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप, कहोगे सर ये ग्रुप कौन सा आ गया? इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप, विदड्रॉ का मतलब है खींच लेने वाला, निकाल लेने वाला ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप को आप कहते हो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। और नीचे ईडीजी लिखा है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब दान करने वाला, प्रतिकर्षित करने वाला, निकाल देने वाला, ग्रुप का मतलब समूह। तो नीचे EWG का मतलब है इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, EDG का मतलब है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। कोई भी समूह लगाओ मतलब ही नहीं, फायदे फर्क ही नहीं पड़ता। कहता अगर ऑर्थो पोजीशन पे तुमने उसको लगाया तो अम्लीय क्षमता हमेशा कैसा कर देगा? ज्यादा ही कर देगा। चाहे इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगाओ चाहे इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह लगाओ, ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई भी समूह मिल गया, ऑर्थो वाले की अम्लीय क्षमता सबसे ज्यादा। इसमें नियम तो ढूंढना नहीं है, ऑर्थो पोजीशन सबसे ज्यादा अम्लीय। इसके बाद बाकी सवालों पर आपको ध्यान देने हैं। एक काम करो, इसको नोट करो जल्दी से, और ये वाली बात मत नोट करना। क्यों? इसको तो पहले भी नोट कर चुके हो कल की क्लास में। देखो वो एक नियम तो याद है ना, वो लास्ट में लिखा था, इधर की ओर मिटा दिया हम लोगों ने। ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप लगा हो भैया, उसको देखते ही तुरंत उसको नमस्कार कर लो और बता दो कि सबसे ज्यादा अम्लीय तो आप ही हो, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ आए हो चाहे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के साथ आए हो। भैया हम चलते हैं इधर। और यार पहले ऑर्थो मिल गया, कौन सा ग्रुप लगाया देखो ही मत कभी, ये सबसे ज्यादा अम्लीय है, पहले कह दो भैया आप ही सबसे ज्यादा अम्लीय हो। मुझसे ग्रुप तो देख लेते हैं, हमने कहा ऑर्थो पोजीशन पे तो ग्रुप देखेंगे नहीं किसी हालत में, ये सबसे ज्यादा अम्लीय होगा ही होगा। अब बाकी पर चर्चा करेंगे। अच्छा बाकी पर चर्चा करेंगे तो यहां इधर पीछे से स्टार्ट करेंगे। बेटा ये पैरा पोजीशन पर लगा है, ये मेटा। आपने कहा था पैरा पोजीशन ज्यादा प्रभाव डालता है,
और ये ग्रुप कौन सा, इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने वाला। ये ज्यादा प्रतिकर्षित कर देगा तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो ज्यादा बढ़ जाएगा और अम्लीय क्षमता कम। अब इन दो पे आ जाते हैं। कहता है ये तो प्रतिकर्षित कर भी रहा है इलेक्ट्रॉनों को, और जब मेथाइल ग्रुप ऑक्सीजन को प्रतिकर्षित करके मेथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करके ऑक्सीजन पर पहुंचाएगा, घनत्व तो बढ़ेगा। लेकिन यहां तो कोई ऐसा ग्रुप ही नहीं है जो इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करे और घनत्व तो बढ़ाए। तो यहां घनत्व तो नहीं बढ़ेगा, यहां बढ़ेगा। क्योंकि घनत्व तो नहीं बढ़ेगा, अम्लीय क्षमता ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि घनत्व तो बढ़ जाता तो अम्लीय क्षमता कैसी हो जाती, कम। समझ रहे हो इसका कैसे करना है। मैं नेक्स्ट नंबर पे आया, पहले ही नंबर पर आर्थो मिल गया। मैंने क्या बताया, बस भैया इनको तुरंत नमस्कार कर दो, इनको सबसे ज्यादा अम्लीय बता दो। कहते भैया आप आर्थो पर हो, समझो सबसे अच्छी पोजीशन पर यही है। लेकिन यह भी ध्यान रखने वाली बात है, ऐसा प्रभाव केवल कार्बोक्सिलिक अम्लों में पूछा जाता है और वहीं बताना भी है। पता लगा COH ऊपर नहीं लिखा, लिखा है कुछ और भी, और तुम अपना ही डटे पड़े हो नियम में। यह केवल उन यौगिकों के लिए है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो कि आपसे पूछा जाना है आपके कोर्स में, बस यही पूछे जाने हैं, दूसरे पूछने भी नहीं जाने हैं। दूसरा आएगा भी तो उसका हम बताएंगे कौन सा आएगा। अच्छा ये तो सबसे ज्यादा अम्लीय हो गया, इन पर बात करेंगे। अच्छा ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला ग्रुप है। सोचो, ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आकर्षित करेगा, क्यों, पैरा पर ज्यादा क्षमता होती है, ज्यादा आकर्षित कर लेगा इलेक्ट्रॉनों को नीचे की ओर, तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व हो जाएगा कम, अम्लीय प्रकृति ज्यादा। ये भी आकर्षित करेगा, लेकिन मेटा की पोजीशन की क्षमता थोड़ी सी कम होती थी, इसलिए इसका अम्लीय नेचर कम रहा। अच्छा इनमें से क्या कोई, इन दोनों में से चेक करोगे, इसमें तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित किया भी जा रहा है नीचे की ओर, उसमें तो कोई ग्रुप भी नहीं है। इसका मतलब यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम भी हो सकता है, लेकिन यहां कम होने का चांस ही नहीं है। तो क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो कम हो सकता है, अम्लीय क्षमता कैसी रहेगी, ज्यादा। भैया लास्ट में बाहुबली फार्मूला देख लो, केवल इस पर बेस्ड आपसे कई प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ऐसा मैं कह सकता हूं कि थोड़े से मामले में कुछ इंपॉर्टेंट आप इसको बना सकते हो। हालांकि इंपॉर्टेंट वही होता है जो एग्जाम में आया हुआ है। भैया ये फॉर्मूला जैसे आपने इसको इंपॉर्टेंट लिखवा भी दिया, लेकिन जानते हो ये इंपॉर्टेंट तब तक नहीं है जब तक ये आपके एग्जाम के पेपर में नहीं लिखा है। ये सबसे कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर एग्जाम पेपर में ये आ गया तो सबसे इंपॉर्टेंट यही था और कुछ भी इंपॉर्टेंट था ही नहीं। तो ऐसा इंपॉर्टेंट का मतलब है कि ऐसे चांसेस देखे गए हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है, इसलिए वे केवल उसको इंपॉर्टेंट करें। बाकी इंपॉर्टेंट कौन सा होता है समझते हो इस बात को। एक बात तो पूरी तरीके से भूल जानी है, ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन वाले नियम ध्यान रखने की इसमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे एक ही पोजीशन पर लगे हैं। और जब सारे के सारे एक ही पोजीशन पर लगे हैं तो फिर पढ़ना आसान हो जाता है। अच्छा यार ये बताओ, इनमें से पहले इन दो पर चर्चा करेंगे। इन दोनों को देखा, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, ये ज्यादा आकर्षित करेगा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच के लाएगा नीचे की ओर। जब ज्यादा खींच के लाएगा नीचे की ओर तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो जाएगा, अम्लीय क्षमता बढ़ गई। इन दो पर बात करो। ये तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह इलेक्ट्रॉन को खींच भी रहा है। हमने कहा तुम्हारा क्या कहते हैं, खींचेंगे भी नहीं। हमने कहा क्यों, कहते कोई ग्रुप नहीं है। हालांकि एक ग्रुप है यहां हाइड्रोजन, उसको इग्नोर करो, है ही नहीं ग्रुप। ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉनों को नीचे की ओर तो घनत्व तो कम होगा, ये खींच ही नहीं रहा तो घनत्व भी कम नहीं होगा। यहां घनत्व इलेक्ट्रॉन पर का कम हुआ इसलिए अम्लीय क्षमता ज्यादा। इन दो पर बात करेंगे तो इस पे तो कोई ग्रुप था ही नहीं, इस पे CH3 लगा है। CH3 ग्रुप ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नहीं खींचता बल्कि अपने से दूर पहुंचाता है। सोचो ये अगर अपने से दूर पहुंचाएगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ाएगा, और जब बढ़ाएगा तो अम्लीय नेचर इसका कैसा होगा, कम। इस पर आ जाओ। ये दोनों ही ग्रुप इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने वाले हैं, लेकिन ध्यान देखा कहा कि CH3 और OCH3 में इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने की क्षमता किसके पास ज्यादा है, OCH3। देखो बहुत ज्यादा है और इसकी बहुत कम है क्षमता। इसका मतलब OCH3 जो है दोनों इलेक्ट्रॉन को भगाएंगे, लेकिन समझते देखो कैसे भगेगा। ये अपने इलेक्ट्रॉन को धीरे से भगाएगा,
इलेक्ट्रॉन कम घनत्व बढ़ाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को तेजी से बढ़ाएगा और तुरंत इलेक्ट्रॉनों के घनत्व को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अगर इसके इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा बढ़ेगा तो फिर इसकी अम्लीय क्षमता कम है। ठीक है, अगले नंबर पे आते हैं इन दोनों पर। अच्छा, इन दोनों पे इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता या प्रतिकर्षित करने की क्षमता किस पर ज्यादा है? तो कहोगे सर OH पर तो क्षमता और भी ज्यादा है। इसका मतलब अब इन दो पर कंपेयर किया जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को कम धक्का देगा और घनत्व बढ़ाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा धक्का देकर घनत्व को बढ़ा देगा। ये घनत्व ज्यादा बढ़ाएगा तो इसकी अम्लीय नेचर उससे भी कैसी हो जाएगी, कम। तो आपको इतने तैयार रखने, इसको नोट करो। एक क्वेश्चन और भी मेरे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल के बीच पूछा जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। देखो कह रहा है एसिटिक एसिड एवं फिनॉल में किसकी अम्लीयता अधिक होती है। तो पहले इस बात को देखते हैं, क्या एसिटिक एसिड और फिनॉल वास्तव में अम्लीय होते हैं? देखो कैसे चेक करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एसिटिक एसिड की बात करेंगे। एसिटिक एसिड COOH, और बेटा जब हमने एसिटिक एसिड को कहां पर घोला, जल में, तो हमको देखने को मिला एसिटिक एसिड CH3COO नेगेटिव चार्ज और H पॉजिटिव चार्ज में टूट गया, क्योंकि एसिटिक एसिड ने जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किया, बनाकर तैयार किया। एसिटिक एसिड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। लेकिन यही चीज जब मैंने फिनॉल पर देखा, यहां पर लिख दे फिनॉल वाला रिएक्शन। फिनॉल का फॉर्मूला देखो कुछ ऐसा होता है, बेंजीन रिंग और बेटा उसके टॉप पर लगा हुआ OH, और मैंने जब उसको जल में घोला तब मैंने क्या देखा कि फिनॉल ने भी जल में घुलते ही ऑक्सीजन पर रखा नेगेटिव चार्ज और अपने से अलग कर दिया हाइड्रोजन आयन। इससे भी क्या पता चलता है कि क्योंकि फिनॉल भी जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करवा पा रहा है, फिनॉल की भी प्रकृति अम्लीय है। तो यह तो कंफर्म है कि फिनॉल और एसिटिक एसिड दोनों अम्लीय होते हैं। अगर आपसे कभी कोई कहेगा भी कि सर जी फिनॉल अम्लीय कैसे लिखाओगे, ये रिएक्शन लिख करके आओगे। और एक बात और बताओगे, कोई पूछेगा इस आयन का नाम क्या है, इसका नाम है फिनॉक्साइड आयन। फिनॉल जल में घुलकर फिनॉक्साइड आयन बनाता है और हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है। अतः फिनॉल की प्रकृति भी अम्लीय होती है। लेकिन जानते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमें यह बताना है कि एसिटिक अम्ल को अच्छा अम्लीय कहा जाए कि भैया फिनॉल को ज्यादा अम्लीय कहा जाए। और इन दोनों ही घटनाओं को समझने के लिए हमें एक काम करना होगा कि एसिटिक अम्ल के भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचनाएं बनानी होंगी और फिनॉल की भी अनुनादी संरचनाएं बनानी होंगी। तो दोनों की अनुनादी संरचनाओं को बनाने का तरीका देख लो भैया। बाद में ना हो कि सर जी हम तो जानते नहीं थे अनुनादी संरचनाएं बनाने का तरीका, हम रट लेंगे लास्ट तक, ऐसा ना नंबर आए। एसिटिक एसिड को जब मैंने जल में घोला तो जो एसीटेट आयन बनकर तैयार हुआ, क्या बनकर देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस। अच्छा हुआ क्या, देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहेगा, ये अपना निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना यहां ट्रांसफर कर देगा। सोचो अगर यहां ट्रांसफर होगा तो यहां कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनेगा, दो बॉन्ड यहां हो गए, दो बॉन्ड ऊपर हैं और एक यहां है, तो बॉन्ड तो 5 हो गए। लेकिन कार्बन ये 5 बॉन्ड रख नहीं सकता, इसलिए कार्बन क्या करेगा, अपने इस डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन पर ट्रांसफर कर देगा और इस प्रकार से एक दूसरा सूत्र भी बनकर तैयार होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, और ये डबल बॉन्ड को तोड़कर ऊपर बना रहा तो ऊपर हो गया सिंगल बॉन्ड, और इलेक्ट्रॉन को यहां भेज रहा तो माइनस चार्ज यहां पहुंच गया और इधर डेवलप हो गया डबल बॉन्ड। और इस प्रकार से एसिटिक अम्ल में कितने संरचना सूत्र मिले, 2। तो हम यहां लिखेंगे एसिटिक अम्ल में 2 अनुनाद की स्थितियां मिलती हैं, 2 अनुनादी स्थिति, 2 अनुनाद की स्थिति मिली हमें। अब चले आते हैं फिनॉल पर। तो फिनॉल पर अनुनाद की स्थिति को पहचानना कठिन है भैया, समझो आगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे।
और मैं तो कहता हूं फिनॉल की अनुनादी स्थिति बनानी है तो भैया जल्दी से जल्दी एक काम कर लो कि बेंजीन के 5 सूत्र तो बना के ही रख लो। पहला सूत्र बना लिया, यहां दूसरा फॉर्मूला, यहां बेंजीन का बना लेंगे तीसरा फॉर्मूला, यहां पर तैयार करेंगे चौथा, और यहां पर बनाएंगे बेंजीन का 5वां फॉर्मूला। तो बेंजीन के रिंग स्ट्रक्चर पर 5 फॉर्मूले तो बना ही लेने हैं ताकि हम अनुनाद की स्थिति को अच्छे ढंग से समझ पाएं। अच्छा, 5 सूत्र देखने से मुझे एक और बात समझ में आ रही कि एक दिन बहुत पहले कुछ दिन पहले मैंने कहा था जो पदार्थ ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं बनाता है वो उतना ही ज़्यादा टिकाऊ है, और जो ज़्यादा टिकाऊ है उसको अम्लीय नेचर को भी कैसा दिखाएगा, अधिक। लेकिन देखते हैं इधर क्या पोजीशन है। बेटा ऊपर फिनॉल में क्या होता है, एक तो अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं और ऊपर की ओर होता है ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज, निगेटिव चार्ज। अब समझो भैया, नहीं सारा काम यहीं से गड़बड़ करोगे भी। देखो पहले इसको, बेटा अगर इस पोजीशन पर कार्बन होता उसके कितने बॉन्ड होते, मैं पूछता। एक बॉन्ड ऊपर की ओर, दूसरा, और 2 बॉन्ड देखो इधर जा रहे हैं, 4। लेकिन हुआ क्या, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज था, इसका मतलब ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज किए था और हाइड्रोजन को आयन के रूप में अपने से क्या किए था, अलग। तब तक फिनॉल अम्लीय प्रकृति को दिखा रहा था। फिर जानते हो क्या हुआ, इस ऑक्सीजन ने अपने इस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया इस बॉन्ड के लिए। सोचो अगर यहां ट्रांसफर कर देगा तो ऑक्सीजन के एटम पर बॉन्ड कैसे हो जाएंगे, डबल। क्योंकि सर नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं लिखा, अरे भैया वही नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉनों को तो यहां ट्रांसफर किया है। तो सोचो यहां पर अगर डबल बॉन्ड बन गया तो बॉन्ड यहां क्या 5 नहीं हो जाएंगे, और 5 हो जाएंगे तो ये डबल बॉन्ड को अपने से हटाकर यहां पहुंचा देगा। तो डबल बॉन्ड यहां से हट गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन को पहुंचाएगा तो इस भाग पर आएगा नेगेटिव चार्ज, बाकी के 2 बॉन्ड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो भी मैं क्या कह रहा हूं। फिर कार्बन इतना स्थायी नहीं है कि वो नेगेटिव चार्ज को अपने पास रखे, इसलिए कार्बन फिर से इस नेगेटिव चार्ज को आगे के स्थान पर भेज देगा। यहां कहेगा तुम जाओ और इधर एक बॉन्ड बनाओ। लेकिन सोचो अगर यहां बॉन्ड बन गया एक, तो बॉन्ड तो यहां भी 5 हो जाएंगे। तो फिर क्या करेगा कि ये वाला बॉन्ड ये अगले पोजीशन पर ट्रांसफर किया जाएगा, तो यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जानते हो ये देखो, ये डबल बॉन्ड यहां बना था, ये अरे ऊपर तो डबल बॉन्ड बना ही नहीं, डबल बॉन्ड यहां आ गया था और यहां का डबल बॉन्ड उठकर यहां पर इस पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज बना लिया था, लेकिन इस बॉन्ड पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। अब फिर अगले नंबर पर, ये थोड़ा सा बड़ा हुआ जा रहा है चित्र में से, ये ऐसा ठीक है। फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहां भेजेगा, जैसे अपने इलेक्ट्रॉन को यहां भेजेगा यहां तो बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, ये बॉन्ड वैसा का वैसा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ये बॉन्ड बना, ऊपर जो डबल बॉन्ड है उसको बना रहने दो। सोचो डबल बॉन्ड यहां बन गया तो ये अपने बॉन्ड को आगे की पोजीशन पर क्या कर देगा, भेज देगा तो नेगेटिव चार्ज आ गया यहां। अब लास्ट में और आखिरी स्थिति, ये अपने इलेक्ट्रॉन को भेजेगा यहां की बॉन्ड बनाओ जाके। देखो यहां अगर डबल बॉन्ड बन गया तो फिर 5 बॉन्ड हो जाए, तो देखो ये बॉन्ड वैसा ही, ये बॉन्ड वैसा ही, इस नेगेटिव चार्ज कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन को यहां ट्रांसफर किया तो तीसरा बॉन्ड बन गया यहां। अब सोचने वाली बात है, जब ये बॉन्ड यहां बनेगा तो ये बॉन्ड इस कार्बन पे तो फिर से 5 बॉन्ड हो गए, तो ये अपना डबल बॉन्ड निकाल के फिर इसको ऑक्सीजन को दे देगा। तो बेटा डबल बॉन्ड को सिंगल में बदलो और ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जब मैंने बॉन्ड को रोटेट करना स्टार्ट किया, ये पहले मिटा देते हैं क्योंकि अभी बॉन्ड गया है वहां बनने, मुझे 5 प्रकार के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले
और इस 5 प्रकार के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखकर मुझे यह समझ में आने लगा, मैं लिख देता हूं पहले, 5 अनुनादी संरचनाएं। देखो जरा, अब इसको समझना बेटा। इसकी 2 अनुनादी संरचनाएं बनी थी ना, और दोनों अनुनादी संरचनाओं पर ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये भी अम्लीय नेचर दिखा रहा था सूत्र, और ये भी अम्लीय नेचर दिखा रहा था। मतलब इसके तो दोनों सूत्र अम्लीय नेचर को दिखा रहे हैं। इसमें अनुनादी संरचनाएं तो 5 बनी हैं, लेकिन ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज कितने सूत्र दिखा रहे हैं? 1 और 2। इनमें से किसी के पास ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, और जब तक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज नहीं, कोई भी सूत्र खुद को अम्लीय दिखा भी नहीं सकता। तो मैं क्या सोचता हूं, अगर एसिटिक अम्ल 2 लीटर लिया जाएगा तो दोनों लीटर अम्लीय नेचर को दिखाएंगे, लेकिन अगर फिनॉल 5 लीटर लिया जाएगा तो 3 लीटर फिनॉल अम्लीय नेचर को नहीं दिखाएगा। अम्लीय नेचर केवल कितने लीटर दिखाएंगे? 2 लीटर। इसका मतलब 3 लीटर तो विरोध कर रहा है। किस बात का विरोध कर रहा? अम्लीय होने का। अब तुम इससे खुद अंदाजा लगा सकते हो, ये 2 लीटर था तो दोनों लीटर अम्लीय दिखा रहा था। ये 5 लीटर है, लेकिन अम्लीय कितना दिखा रहा है? 2 लीटर। इसका मतलब इसमें से अम्लीय क्षमता किसकी ज्यादा बताई जाए? इसकी, क्योंकि यहां जितने भी सूत्र हैं टोटल अम्लीय क्षमता को दिखा रहे हैं। अगर आप जैसे कभी आप मैथ के अच्छे स्टूडेंट हो, आप परसेंटेज भी निकालना चाहोगे, मैं 1 मिनट में परसेंटेज निकाल के दिखा दूंगा। देखो कितने सूत्र टोटल हैं? 2। अम्लीय प्रवृत्ति कितने दिखा रहे हैं? दोनों। इनटू 100 परसेंटेज में वैल्यू निकाल लिया आपने। 2 से 2 कैंसिल, इसमें से 100% अम्लीय क्षमता दिखा रही जा रही है। कहोगे सर जी उसमें से कैसे निकालोगे? बेटा टोटल सूत्र कितने हैं? अम्लीय क्षमता कितने दिखा रहे हैं? 2 इंटू 100। तो भैया 5 से इसको काटोगे 20, और 20 से बेटा 2 का गुणा कर दोगे कितने परसेंट? इसमें 100% अम्लीयता दिख रही है, और इसमें कितने परसेंट दिख रही है? 40%। खुद समझ सकते हो अम्लीय क्षमता किसकी ज्यादा है, फिनॉल की एसिटिक अम्ल की। लेकिन इसको ऐसा परसेंटेज में एक्सप्लेनेशन तो करेंगे नहीं। एक्सप्लेन कैसे करेंगे सुनोगे पहले भी। क्या बताएंगे? एसिटिक अम्ल में 2 अनुनादी संरचनाएं हैं, और दोनों अनुनादी संरचनाएं अम्लीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती हैं। परंतु फिनॉल में 5 अनुनादी संरचनाएं होने के बावजूद केवल 2 ही संरचनाएं अम्लीय प्रवृत्ति को व्याख्या करती हैं, निर्धारित करती हैं। 5 सूत्र तो अम्लीय प्रकृति को दिखाते ही नहीं, सॉरी 3 सूत्र तो अम्लीय प्रकृति को दिखाते ही नहीं। अतः फिनॉल की अपेक्षा एसिटिक अम्ल की अम्लीयता कैसी होगी? अधिक। लेकिन क्या है कि तुम डायरेक्ट केवल लिख कर अगर ये बात आ जाओगे, ये फॉर्मूले ना बनाओगे फिर प्रॉब्लम है। तो फॉर्मूला बना करके ही आइएगा। हाँ, अब मैं जहां एक्सप्लेन वाली बात रह गई तो भैया लिख ही देते हैं, यहां से लिखते हैं। एसिटिक एसिड की दोनों अनुनादी संरचनाएं अम्लीय प्रकृति का प्रदर्शन करती हैं, या अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती हैं, ऐसा लिख दो। अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती हैं, अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती हैं, परंतु फिनॉल की
5 अनुनादी संरचनाओं में, 5 अनुनादी संरचनाओं में केवल 2 अनुनादी संरचनाएं फिनॉल की अम्लीयता को प्रदर्शित करती हैं। फिनॉल की अम्लीयता को प्रदर्शित करती हैं। अतः एसिटिक अम्ल फिनॉल से अधिक अम्लीय होता है, से फिनॉल से अधिक अम्लीय होता है। तो बेटा ये आंसर है। अगर आपसे पूछता है एसिटिक अम्ल और फिनॉल में से किसकी अम्लीयता अधिक होती है और किसकी कम, भैया इतना लिख करके आओगे। वो अनुनादी संरचना है तो पक्का बना करके आओगे, एक्सप्लेनेशन में इतना करके आओगे, भैया नोट कर लो इसको।